मेरा नाम कल्पना है। मैंने अपनी बेटी को आवाज लगाई, उठो बेटी, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो रहा है और आज जाना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। मेरी सबसे खूबसूरत बेटी नेहा, मैंने जल्दी उठकर उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। वो अब जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र 19 साल थी और आज उसकी 12वीं की पहली परीक्षा थी। मैंने अपनी बेटी को अपनी तरह अनपढ़ जाहिल नहीं बनाया था। मैं उसको एक कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़ लिखकर इतनी कामयाब हो जाए कि अपनी माँ की गरीबी को पूरी तरह से मिटा दे, अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को आसान करने के लिए जी तोड़ मेहनत करे। वो 4 साल की थी तब मैंने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया था। तभी मेरी आंखों में चमक थी कि यही मेरी बेटी एक दिन मेरी मेहनत बर्बाद नहीं करेगी। मगर अब ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया था। मैं कई दिनों से उसे देख रही थी कि वो बहुत डरी हुई थी। मैं उससे उसके डरने की वजह पूछती तो वो हंसकर इनकार कर देती। मैं उसकी माँ थी। भले ही मैंने उसको जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी को और उसके दिल की परेशानी को मैं अच्छी तरह से समझ गई थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। मैंने उसे तसल्ली दिलाई कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें तो मैंने बहुत बहादुर बनाया है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज तुम्हारी परीक्षा में जाना कितना जरूरी है। अगर तुमने अपनी परीक्षा नहीं दी तो तुम्हारी 12 साल की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। मगर वो अपने दिमाग में ना जाने कैसी सोच लेकर बैठी हुई थी, कितना परेशान हो रही थी। फिर अचानक उसने मुझसे ही कैसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। माँ, सुनो, मैंने कहा। हाँ बेटा, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि ठीक है, मैं एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाना होगा। मैंने कहा बेटा, मैंने तुम्हें बहादुर बनाया है। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, तो आज तुम ऐसी हिम्मत क्यों हार रही हो? उसने कहा कि नहीं माँ, बस मेरा मन कर रहा है कि आज आप मुझे स्कूल छोड़कर आओ। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई। हमेशा तो वो अकेली ही स्कूल जाया करती थी। मैंने उसको आत्मनिर्भर बनाया था और बताया था कि किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया डरने वालों को और ज्यादा कमजोर समझती है। वो मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर आज वो बहुत परेशान थी। इसलिए मैंने खुशी खुशी कहा कि ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आती हूँ। पता नहीं आज मेरी बहादुर बेटी को क्या हो गया। मैंने आज उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी और मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी। रास्ते में वो धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी के आने का डर है, क्योंकि वो इधर उधर देख रही थी और थोड़ी घबरा भी रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम आराम से जाओ, अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दो और सिर्फ अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लौटते में तुम अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ घर आ जाना, डरना मत। उसने कहा कि ठीक है माँ। मैं उसे स्कूल छोड़कर और तसल्ली देकर वापस आ गई थी, लेकिन मेरा दिल वहीं पर अटका हुआ था। मुझे बार बार अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। वो इतनी ज्यादा परेशान थी। उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो ठीक से परीक्षा नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसका ध्यान अपनी परेशानी पर है। ऐसी कंडीशन में जब इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो वो अपने काम से भी ध्यान हटाने लगता है। आज मुझे फिर से अपने काम पर जाना था। मेरा रोज का काम था। मैं कचरा चुनने का काम किया करती थी, इसलिए सारे काम खत्म करने के बाद मैं जैसे ही अपने काम के लिए रवाना हो गई तो वापसी में सोचा कि बेटी के स्कूल का टाइम हो गया, उसकी छुट्टी होने वाली होगी। मैं उसे जाकर ले आती हूँ, उसे अकेला भी नहीं आना पड़ेगा और मेरे साथ आएगी तो उसे थोड़ी राहत भी मिलेंगे। मैं हैरान रह गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरे पैरों में एक नुकीली चीज का एहसास हुआ। झुककर मैंने देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो नुकीली चीज को और नहीं बल्कि मेरे बेटी के गले में लटका हुआ लॉकेट था, जो मुझे इस समय अपने घर के पीछे वाली गली में मिला था। मेरा शरीर कांपने लगा कि अगर मेरी बेटी का लॉकेट यहाँ पर मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे नेहा की फिक्र हो रही थी। वह जल्दी से दौड़कर अपनी बेटी की तलाश में स्कूल के लिए निकल गई थी। जैसे ही वहां पहुंची तो वहां से पता चला कि उसकी परीक्षा हो चुकी है।
उसने जल्दी ही परीक्षा दे दी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसकी सारी सहेलियां भी वहां से निकल ही रही थीं, लेकिन वो उनसे पहले निकलकर जा चुकी थी। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि अगर वो स्कूल से जल्दी घर चली गई है, फिर अभी तक घर पर क्यों नहीं पहुंची। स्कूल से घर तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। मेरे शरीर की जान निकल गई कि मेरी जान से प्यारी बेटी आखिर कहाँ चली गई है। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इधर उधर उसे तलाश करती फिर रही थी, पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। हर गली हर कोने को देखने लगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे शरीर से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसको खोने का ख्याल भी अगर मेरे दिमाग में आ जाता तो मैं डर जाती थी। फिर मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से नेहा काफी परेशान नजर आ रही थी। उसने मुझे बताया था कि एक अमीर लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है, गलियों में उसको स्कूल से आते जाते देखता है। इसलिए मुझे और ज्यादा डर लग रहा था। मुझे अपनी बेटी की बताई हुई एक एक बात याद आने लगी, और सुबह जब वो परीक्षा देने के लिए भी इनकार कर रही थी, मैं समझ गई कि मेरी बेटी का डरना, उसका घबराना बिल्कुल ठीक था। लेकिन मैंने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने क्यों उसे एग्जाम देने के लिए भेज दिया। मुझे लगा कि मुझे एक बार घर भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वो घर पर तो नहीं चली गई। इसलिए मैं मरे मरे कदमों के साथ जब घर के दरवाजे पर आई तो ये देखकर मेरे शरीर की जान निकल गई कि मेरे घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने खामोशी से अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मैं वहीं दरवाजे पर खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी। ये नज़ारा ही कुछ ऐसा था। मुझे लगा कि जैसे अब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस नज़ारे को अपनी आंखों से कैसे मिलाऊंगी। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर एक जोरदार चीख मारी और अंदर मौजूद वह अमीर लड़का, जो मेरी बेटी नेहा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां आ जाऊंगी और उसे मौके पर ही पकड़ लूंगी। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कौन सा कदम उठाऊं, क्योंकि वह अमीर लड़का कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे मैं कभी देखना भी नहीं चाहती थी। मैंने उसे पहचान लिया था, वही शक्ल, वही चेहरा। अब मेरे सामने सारी कंडीशन ऐसी बन गई थी जैसे मैं अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। जो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस नज़ारे ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्या होगा। फिर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में खो गई। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। वैसे तो मेरे 3 भाई बहन और भी थे, लेकिन मैं उनकी पहली औलाद थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब लोग थे और उनके बिना पर मैं भी गरीब ही कहलाई जाती हूँ। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा मुझ पर ही आई थी। घर की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा मुझे ही समझाई जाती थीं। तभी तो मुझे एहसास हुआ था कि बड़ा होना कोई आसान काम नहीं होता। बड़ा बनने के लिए भी काफी सारी कीमतें चुकाई जाती है। मेरी माँ ने मुझ पर घर के सारे काम की जिम्मेदारी तो कम उम्र में ही डाल दी थी। मुझसे मेरे खेलने के दिन छीन लिए थे और उन छोटे छोटे हाथों में घर के बर्तन दे दिए गए थे कि रसोई की जिम्मेदारी संभालो। यहाँ तक कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर लगा दी गई थी। मैं सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाने लगी थी। मेरे पिता की कमाई बहुत कम थी, इसलिए कभी कभी हमें एक वक्त का खाना ही मिलता था। माँ ने हम बहन भाइयों को शुरू से ही थोड़े में सब्र करना सिखाया था, इसलिए हम एक समय का खाना खाने को भी अपनी खुशनसीबी समझते थे। दिन अच्छे नहीं तो बस ठीक ठाक गुजर रहे थे कि एक दिन ये कैसी खबर आई जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे पिताजी जो मामूली सी नौकरी किया करते थे, थोड़े बहुत पैसे घर आ जाते थे जिनसे हम लोगों का जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। अब उनकी वो नौकरी भी चली गई थी। वो बीमार हो गए थे, इसलिए कोई भी उन्हें काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने और माँ ने घर चलाने का फैसला किया। हम एक कच्ची आबादी के करीब रहते थे। हमारा घर भी छोटा था और कच्चा सही घर था। वहाँ के लोग हमेशा कचरा चुनकर कबाड़ी वाले को बेचा करते थे।
माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें ही बड़ी बनकर घर के खर्च संभालने पड़ेंगे। बेटा, मैं नौकरी कर लेती, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता घर में बीमार पड़े हुए हैं। बहन भाई अभी छोटे हैं, अगर मैं चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए कहती हूँ कि तुम काम करो। मेरी हड्डियों में भी वैसे इतनी जान नहीं है कि मैं सारा दिन कचरा चुनूं। तुम ये काम कर लो और घर के सारे काम, तुम्हारे पिता की देखभाल और भाई बहन की देखभाल की भी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि माँ वैसे भी पिताजी की सेवा में लगी रहती थी। मेरे पिताजी को इस बात का बहुत अफसोस था कि अब वो कमाने काबिल नहीं रहे। वो बूढ़े हो चुके थे। मैंने घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थीं और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मैंने कचरा चुनने का काम शुरू कर दिया था, ताकि हम लोग भूखे न रह सके। गरीब इंसान अपनी बाकी ज़रूरत को एक तरफ रख देता है, सिर्फ अपने पेट की भूख के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी पहली और आखिरी ज़रूरत पेट भर नहीं होती है। हमारे मोहल्ले के सारे लोग यही काम किया करते थे। सब सुबह सवेरे काम पर निकल जाते और शाम को वापस आती तो कबाड़ वाले को सारा सामान देकर पैसे लेकर ही वापस आया करते थे। इस काम में बेइज्जती थी, शर्मिंदगी थी, लेकिन गरीब इंसान अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कहा इज्जत और बेइज्जती को देखता है। मुझे भी इतने पैसे मिल जाते थे कि हमारा घर चल जाता था। मैंने माँ और पिताजी से कहा था कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ तब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। पिताजी कहते थे कि नहीं बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। मैंने कहा तो फिर पिताजी जल्दी से आप ठीक हो जाओ, जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगी, लेकिन जब तक आप बीमार हो तब तक मैं आपकी मदद करती रहूंगी। माँ भी बहुत अफसोस में थी कि उन्हें अपनी जवान बेटी को इस तरह कचरा चुनने के लिए भेजना पड़ रहा है, लेकिन ये मेरी किस्मत थी। मुझे मेहनत करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, क्योंकि शुरू से ही मैंने यही माहौल। मैं तो फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया करती थी कि उसने मुझे काम करने वालों में से बनाया, सुस्ती और आलस से बचाया है। सुबह सवेरे ही मैं नाश्ता करने के बाद घर से निकल जाती थी। सारा दिन कचरा एक बोरे में जमा करती रहती और शाम के समय मेरे पास इतना कचरा हो जाता था कि उसके मुँह 600 या 700 पूरे दिन के मिल जाते थे। ये पैसे भी मेरे लिए बहुत थे। पिताजी इस हाल में मुझे देखते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और उन्हें इस बात का दुख होता था कि सारी जिम्मेदारी उनकी बड़ी बेटी पर आ गई है। लेकिन मैं उन्हें यही समझाया करती थी कि आप जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो फिर मैं सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगी, ये काम आप कर लेना। पिताजी ठीक क्या होते, वो तो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वो भले ही बीमार थे, लेकिन घर में उनका होना भी हमारे लिए काफ़ी था। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़े दुख का दिन था जब मेरे पिता इस दुनिया से विदा हुए। मैंने 2-3 साल तक खाने पीने से भी मुंह मोड़ लिया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इंसान कब तक किसी मरे हुए का दुख करता है। एक ना एक दिन तो उसे संभलना ही पड़ता है, इसलिए मैं भी संभल गई थी। पिताजी के मरने के बाद घर की जिम्मेदारियों में और ज्यादा बढ़ावा हो गया था। मेरे दूसरे भाई बहन काफी छोटे थे, उन्हें समझ भी नहीं थी, सिर्फ मैं ही एक बड़ी थी। मेरी माँ पिताजी के शोक में आंधी हो गई थी। अब वह बीमार रहने लगी थी, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती थी। मैं उसी समय पर घर से निकल जाती थी और फिर रात को भी देर से घर वापस लौटती थी। जवान लड़की के लिए घर से बाहर निकलना आसान नहीं था। कदम कदम पर मुझे दरिंदों और भेड़ियों का सामना करना पड़ता था, जिनसे मैं किसी न किसी तरह बचकर निकल आई थी। ये सब मेरे साथ बिहेवियर की वजह थी। अगर कोई मुझ पर गंदी नज़र डालने की कोशिश करता तो मैं उसे कुछ ऐसा कड़वा बोल देती कि वो खुद ही पीछे हो जाता और मैं अपना पीछा उसे छुड़ा लिया करती थी। जिंदगी बहुत तंग हो गई थी। रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी कि मेरी जिंदगी को आसान कर दो। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े, जहाँ मुझे अपनी इज्जत गंवाने का डर ना हो। जब सब लोग ये देखते थे कि मैं कचरा चुनने का काम करती हूँ तो लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखा करते थे, जैसे ही कोई बहुत बड़ा काम हो। मैं किसी के घर में चोरी तो नहीं कर रही थी, ये मेहनत का काम था और इसलिए मेरा घर चलता था। भला मैं इस काम से कैसे मुंह मोड़ सकती थी
जिससे मेरा घर चला था। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था और अपना काम जारी रखा। अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। पिताजी की मौत को भी 2 साल गुजर गए थे। मेरे भाई बहन थोड़े से बड़े क्या हुए? मेरी माँ को अब मेरी फिक्र सताना बंद हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें तो बस पैसों से मतलब था। मतलब अब मेरे घर में मेरी कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। उसी दौरान मेरे साथ कचरा चुनने वाले एक लड़के ने मुझे पसंद कर लिया था। वो बहुत अच्छा था। उसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। उसने शरीफ लोगों की तरह मुझे पसंद करने के बाद मेरे घर रिश्ता भेजा तो मेरी माँ गुस्से से भड़क उठी। कहने लगी, क्या तुम घर से बाहर ये काम करने के लिए जाया करती थी ताकि लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकूं? तब मैं पहली बार अपनी माँ की किसी बात पर रो पड़ी थी। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था। अगर मैं कोई गलत काम कर रही होती तो ये लड़का इज्जत से मेरे घर रिश्ता लेकर ना आता। मैं उसके साथ भाग भी सकती थी। मैंने माँ से कहा कि आपको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था कि मैं एक लड़की होकर भी पूरे घर का खर्च उठा रही हूँ और मेहनत से काम करती हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करूँ तो आप लोगों को खाना भी नसीब नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को ही गलत ठहरा रही हो। माँ ने मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो मेरा दिल टूट गया था और अब मैंने उनसे साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। हाँ, मैं भी इस लड़के से मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। शादी करके इसके साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब आप लोगों की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती। माँ ने जब देखा कि अब मैं जिद पर आ गई हूँ तो उन्होंने फौरन से मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ये इस घर का खर्च कौन संभालेगा? क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी बेटी होने के नाते मुझसे जो सुलूक किया था वो मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा था, अपनी ही बेटी को चरित्रहीन कहा था। खाली हाथों से मेरी शादी तो कर दी थी, साथ ही विदा होते समय ये भी कह दिया था कि दोबारा पलटकर यहाँ पर कभी मत आना, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को चुना है वहीं पर मगन रहना और कभी भूल कर भी यहाँ पर मत भटकना। उन्होंने एक नज़र मुझे प्यार से देखा भी नहीं था। मैंने उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि उन्होंने मुझे मेरी ही शादी वाले दिन ये कैसा तोहफा दिया था। मैं ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती रही थी। विदा होकर मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मेरे पति भी लावारिस थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वो भी कचरा चुनने का काम किया करते थे, इसीलिए अकेले थे। उन्होंने हम दोनों के लिए किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया था। एक ही कमरे का घर था, लेकिन मुझे इस घर में भी सुकून नसीब नहीं हुआ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 5 साल बड़े थे। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी और वो 25 साल के थे। उनका बिहेवियर बहुत नरम था, आदत बहुत मीठी थी। मेरी खुशी के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिश की थी। उन्होंने मुझे काम करने से मना कर दिया था। कहा था कि मैं काम कर लिया करूँगा, तुम बस घर में रहो और घर गृहस्थी संभालो। मैंने उनकी बात मान ली थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मेरी शादी को अब 1 साल हो गया था। मेरे पति ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता मर गए तो मैं अब अकेला रह गया हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद मेरी साथी बने। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी थी। वो मेरे रोने से घबरा गए और कहने लगे कि मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम रोने लग जाओ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्द से जल्द खुशखबरी सुना दो। मैंने कहा कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो क्या अब तक मैं आपको खुशखबरी देने से खुद को रोक लेती? मैं भी तो ऊपर वाले की मर्जी का इंतजार कर रही थी। मैंने उनसे सीधे और साफ शब्दों में कह दिया था। वो किसी सच में डूब गए और फिर उनका बिहेवियर मुझसे बेहतर हो गया। वो मुझे किसी भी तौर पर नाराज नहीं करना चाहते थे। जितना होता मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। फिर जैसे ही हमारी शादी को 2 साल पूरे हुए थे, ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी दे दी थी। मेरे पति बहुत खुश हुए थे और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे थे। वो भी कचरा चुनने का काम करते थे, इसलिए सारा दिन घर से बाहर रहते
और कभी कभी तो एक दिन के बाद या कभी 2 दिन के बाद घर आ जाया करते थे। मैं उस समय छोटी थी, नादान थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि इस हालत में कैसे उठा बैठा जाता है, इसलिए मैं खुद ही अपना नुकसान कर बैठी। वजन उठाने की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। जब मेरे पति को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो बहुत ही अफसोस में आ गए थे, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गए। इस बात से उन्हें समझ आया कि ज्यादा मेहनत के लालच ने उन्हें अपने बच्चे से दूर कर दिया। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे करीब के ही अस्पताल में ले गए थे, जहां डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब आप कभी भी मां नहीं बन सकती। मुझे और मेरे पति को इस बात का बहुत सख्त था, मगर वो अब बिस्तर से लग गए। वो बहुत ही नरम दिल इंसान थे, इस बात को बर्दाश्त न कर सके और खुद को अपने बच्चे की मौत का कसूरवार समझते रहे। कहते कि मेरी वजह से तुम बांझ हुई हो। मैं उन्हें बहुत समझाया करती थी कि आपकी वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। उनकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, यहाँ तक कि एक दिन वो रात को सोए तो सुबह जाग भी नहीं सके और मुझे खुद ही छोड़कर चले गए। अब मैं बांझ औरत अकेली रह गई थी और मुझे खाने पीने के लाले पड़ गए थे। मैं एक बार फिर से अपने पुराने काम पर वापस आ गई और कचरा चूरने का काम शुरू कर दिया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। मेरी माँ तो पहले ही मुझे अपने घर से निकाल चुकी थी। मैं अकेली ही इस किराए के घर में रहती थी। जो काम करती थी उनसे अपना गुजारा करती और किराए के पैसे दे दिया करती थी। कचरा चुनने का काम काफी हद तक मुझे आता था। मैंने यही काम शुरू कर दिया। सुबह दिन निकलने से पहले और शाम तक मैं घर वापस आ जाया करती थी। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरी जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी और अब और ज्यादा मुश्किल हो गई। एक दिन मैं सुबह सवेरे लगभग 5 बजे कचरा चुनने के लिए अपनी जगह पर पहुंची ही थी, तभी मुझे कचरे के ढेर से किसी हलचल की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गई। अभी तो पूरी तरह से रोशनी भी नहीं फैली थी। ये कचरे में कौन है? मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा जो कचरे के ढेर में छुप गया है। मैंने हिम्मत करके कचरा हटाया तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वहां कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जन्म अभी 2 दिन पहले ही हुआ हो। वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। मैं घबरा गई कि भला कौन इतना बेरहम हो सकता है कि इस छोटी सी बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया। वो सर्दी से ठिठुर रही थी। मैंने फौरन उसे उठाया, अपने कपड़े में छुपा लिया। उसे घर में मिली तो वो खामोश हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। उसी समय मुझे उस बच्ची पर बहुत प्यार आया। उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आने लगी, जिसे मैंने इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। मैं उसे अपने दुपट्टे में छुपाकर घर ले आई और उस दिन मैंने अपना काम नहीं किया। मैंने पुराने कपड़े से उसकी अच्छी तरह से सफाई की। वो बिल्कुल सुकून से हो गई थी। मैं तो पहले से ही बांझ थी। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे अपनी बेटी बना लूं। मैं जब इसे कपड़े पहना रही थी, उसी दौरान मेरी नज़र इसके गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ी थी। मैं इस कन्फ्यूजन में थी कि ये लॉकेट इसी का है ये किसी और का। मैंने लॉकेट खोलकर देखा तो मैं उछल पड़ी। इस लॉकेट की तस्वीर में शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। मैंने इस इंसान को कई बार कचरा चुनते समय बड़ी बड़ी दुकानों में दाखिल होते हुए देखा था। टीवी में भी मैं उन्हें देखती आ रही थी। ये हमारे शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतने बड़े बिजनेसमैन और उनकी बच्ची इस तरह कचरे के ढेर में मौजूद हैं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। भला ये सब क्या हो रहा था? क्या किसी ने इस बच्ची को उनसे दूर कर दिया, या फिर किसी ने उनसे बदला लिया, या उन्होंने खुद ही कुछ गलत करके इस बच्ची को यहाँ फेंक दिया? पर ये लॉकेट उसके गले में कैसे आया? ये सब कुछ बहुत बड़ा सवाल मुझे बस इतना पता चल गया था कि जिस बच्ची को मैं पाल रही हूँ वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और उनका नाम पूरे शहर में जाना जाता है। हमारे पूरे देश में उनका कारोबार फैला हुआ है। मजाल है जो मेरे दिल में उस इंसान का नाम सुनते ही कोई लालच पैदा हुआ हो, क्योंकि मैं इस बच्ची को दोबारा इसके मालिक को देने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इस बच्ची से लगाव हो गया था और मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं निसंतान थी। डॉक्टर ने मुझे बांझ बता दिया था। ऐसे में किसी बच्ची का मेरे घर पर आना, मुझे कचरे के ढेर से मिलना मेरे लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं था। मैंने उसे ठुकराने के बजाय
अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी परवरिश करूंगी, इसको अपनी बेटी बनाऊंगी, इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करूंगी और इससे अपने अकेलापन को दूर करूंगी। इसके लिए अगर मुझे बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़े तो मैं बहुत सारी मेहनत कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इस बच्ची को अब दोबारा उस बिजनेसमैन को देने का सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि मेरे दिल ने कई बार सोचा था कि अगर तुम अपने हालात बदलना चाहती हो तो बिजनेसमैन को इस बारे में बता सकती हो कि उसकी बेटी तुम्हारे पास है। शायद वह अपनी बच्ची वापस मिलने के बाद तुम्हारी कुछ मदद कर दे और तुम इस गरीबी से दूर हो जाओ। लेकिन मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और सोचा कि ये बच्ची मुझे मिल गई है। अब ये मेरा सहारा बनेगी, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसे एक बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। ये मेरे अकेलापन का साथी साबित होगी। ये सारी बेहतर बातें मैंने अपने दिल में सोच ली थीं और बच्ची को देखने लगी। मैंने उसका नाम नेहा रखा था। वो अब गर्मी के एहसास को महसूस कर रही थी। मैंने उसे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने दी। मेरे पास जो कुछ पैसे मौजूद थे, फौरन बाजार जाकर उसके लिए दूध का डिब्बा, फीडर और एक जोड़ी कपड़े खरीदे थे ताकि अपने घर में आने वाले नए मेहमान को नए कपड़े पहना सकूं। वो बड़ी प्यारी थी, मैं उसे बहुत प्यार किया करती थी। मुझे उसकी किस्मत पर अफसोस भी होने लगा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होकर वो बेचारी कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। ये कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है। मुझे बार बार उसके साथ गलत करने वालों पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं किसने इस मासूम से बच्ची को कचरे के ढेर में मरने के लिए फेंक दिया था, लेकिन ऊपर वाले का ये करना अच्छा था कि ये मेरे हाथ सही समय पर लग गई और मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आई। मैं इसके साथ अब खुश रहने लगी थी। ये मेरे लिए अकेलापन दूर करने का एक बहुत बड़ा तोहफा था। मैं उसकी परवरिश करने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे ये साबित हो रहा था कि वो सच में एक अच्छे घर से बिलोंग करती है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी और बहुत अच्छी साबित हो रही थी। वो अब मुझे मम्मी कहकर पुकारती थी। हमेशा वो ये पूछती कि मम्मी सबके पिता हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, तो मैं उसे बता देती कि तुम्हारे पिता भगवान जी को प्यारे हो गए और अब हम दोनों माँ बेटी अकेली हैं। जो भी बताती वो मेरी बातों पर यकीन कर लिया करती थी। वो बहुत ही सिंपल बिहेवियर की थी। मैंने उसे अपनी तरह अनपढ़ नहीं बनाया था, बल्कि कम उम्र में ही उसका एडमिशन करवा दिया था। वो खुशी खुशी स्कूल जाया करती थी और पढ़ाई मन लगाकर किया करती थी। ट्यूशन पढ़ने के लिए मैंने उसे मोहल्ले की ही एक लड़की के पास भी डाल दिया था। जब वो स्कूल से ट्यूशन जाती तो मैं कचरा चुनने के लिए चली जाती थी। ये बात उसे पता थी। मैंने उसे ये बात सिखा दी थी कि किसी भी काम में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और तुम्हारी माँ मेहनत का काम करती है, मेहनत से पैसा कमाकर तुम्हें खाना खिलाती है, तो तुम्हें अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। वो मेरी बात पर मुझे गले लगा लिया करती, अपनी बाहें डालकर कहती कि आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, आपके जैसी माँ किसी की हो ही नहीं सकती, आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। मैं उसकी इन बातों पर खुश हुआ करती थी जब वो मुझे अपने छोटे छोटे होंठों से माँ कहा करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी बातों पर मैं अपना दिल मजबूत कर लिया करती थी कि ना जाने ये भी किसकी बेटी होगी जिसकी माँ आज तक उसे याद करती होगी और वो उनसे दूर हो गई। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचती थी कि लोग किस कदर पत्थर दिल हो जाते हैं, जीते जागते शरीर को किस तरह कचरे के ढेर में फेंक कर चले जाते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि अगर नेहा मुझे ना मिली होती तो आज मेरी जिंदगी में ये खुशियां ना होती। शायद किसी ने मेरी ही सुनी गोद भरने के लिए अपनी गोद उजाड़ी हो। दिल दिमाग में ख्याल तो बहुत सारे आते थे, लेकिन हकीकत क्या थी ये भी किसी को पता नहीं थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे मैं मिल गई और वो मुझे। मैंने उसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे अच्छे संस्कार दिए थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। कभी कभी मुझे अपने मायके की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर मैं अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे दिया करती थी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो शायद नेहा मुझे कभी नहीं मिलती और ऊपर वाला मुझे नेहा की परवरिश का जरिया भी नहीं बनाता। मैं अपने घर में ही रही और पति की मौत की बात काम करने लगी, जिसके बिना बर नेहा मुझे मिली थी। जैसे जैसे नेहा जवान होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी।
वो बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी थी। घर में रहकर वो या तो घर के काम किया करती थी या फिर मेरी सेवा में लगी रहती थी, फिर अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाती। मुझे उसकी पढ़ाई पर कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि मैं तो खुद चाहती थी कि मेरी बेटी समाज में अपना नाम रोशन करे। मैं उसे एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार इंसान बनाना चाहती थी जो दूसरों पर बोझ ना बने। वो मेरी बातों पर हमेशा यही कहती थी कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। उसके शब्दों से न जाने क्यों मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी कि अगर इसे पता चल गया कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, मेरे दिल का डर बढ़ता जा रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे उसके अमीर पिता को यह बात पता चल गई है कि उनकी बेटी मेरे पास है और वो मुझसे उसे छीन लेंगे। मेरे दिन रात अब इसी डर से गुजर रहे थे। ये डर मेरे दिल में पलटा जा रहा था और इसी डर के असर में मैं उसे खुद से और करीब करती चली गई, ताकि अगर उसका अमीर पिता उसे ढूंढते ढूंढते उसे मुझसे लेने आ भी जाए तो वो मेरे से अलग होने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। मुझे लगता था कि अगर वो मुझसे दूर हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, पर मैं अपने डर पर काबू नहीं कर पा सकी थी। मेरी बेटी सुंदर, सुशील और समझदार थी। अभी उसके इंटर का आखिरी साल था। मैंने सारी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई से उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अब वो इस काबिल हो गई थी कि इंटर कंप्लीट होने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मुझे उस पर गर्व महसूस होता था क्योंकि उसने मेरी कमाई को बर्बाद नहीं जाने दिया था। भला मैंने ये कब सोचा था कि मैं एक ऐसी बच्ची की परवरिश करूंगी जो मुझे कचरे के ढेर से मिलेंगे और मैं उसे अपनी बेटी मानकर इतना बड़ा कर दूंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बच्चे नहीं होंगे। ऊपर वाले ने मुझे शायद बांझ इसलिए रखा था कि आगे चलकर वो मुझे नेहा की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, जिसे मैंने खुशी खुशी कबूल किया था। मेरी बेटी बहुत समझदार थी। वो मेरी हर बात को मानती थी, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि वो काफी परेशान थी। मौका देखकर मैंने उससे पूछ लिया कि वो क्यों परेशान है। वैसे तो मुझे उससे ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिलता था। रोज हम रात को ही बात किया करते थे। दिन में तो मैं अपने काम पर होती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है नेहा, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों रहती हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी हर परेशानी को समझूंगी। बेटी, मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे सर में दर्द रहने लगा है। मैं उसकी सगी माँ तो नहीं थी, लेकिन उसकी परवरिश तो मैंने ही की थी, इसीलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सिर में दर्द तो सिर्फ तभी होता है जब तुम बहुत परेशान होती हो। तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम क्यों परेशान हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि माँ, मैं पिछले कई दिनों से महसूस कर रही हूँ कि एक अमीर लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ, वो बस मुझे देखता रहता है और हमेशा मेरा पीछा करता है। ना उसने कभी मुझसे बदतमीजी की, ना आगे बढ़कर मुझे छूने की कोशिश की। लेकिन उसका मेरे पीछे आना इस बात का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन मैं खामोश हो गई थी और जो मेरे दिल के अंदर डर पल रहा था, आज उसे अपने सामने जुबां होता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी जगह पर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसने मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाई और कहने लगी कि माँ, क्या हो गया है आपको? आप किस ख्याल में खो गई हो? मैं उसे अब क्या बताती कि मैं किन ख्यालों में हूँ, बल्कि मेरा डर तो अब और बढ़ गया था। मेरा चैन और सुकून खत्म हो गया था। मैंने उसे यही समझाया कि तुम ऐसी बातें मत सोचो। जरूरी थोड़ी है कि वो अमीर लड़का तुम्हारे ही पीछे आएगा। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि वो आमिर लड़का और उम्र में लगभग कितना होगा। उसने मुझे जो उम्र बताई, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो वो इसका पिता तो नहीं है, क्योंकि उसके पिता की उम्र ज्यादा होगी और वो मुझे सिर्फ 26 साल की उम्र के लड़के के बारे में बता रही थी। मैंने अपनी अलमारी में रखे उसके बचपन के लॉकेट को निकालकर सबसे पहले उसमें से तस्वीर निकाल दी जो उस लॉकेट में लगी हुई थी, ताकि उसे पता न चल सके, और मैंने सुकून का सांस लिया। पर अब मेरे सुकून के दिन खत्म हो गए थे और मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मुझे दिन रात यही लगता था कि वो मेरी बेटी को ले जाएंगे।
मैं रोती रहती थी। सुबह उठते ही जब अपने काम पर जाती तब भी मेरा ध्यान बार बार इसी बात में अटका हुआ रहता था। कबाड़ वाला भी अब मुझसे शिकायत करने लगा कि तुम पहले से ज्यादा बहुत कम कबाड़ लाकर देने लगी हो। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस कन्फ्यूजन में चल रही हूँ। मेरी बेटी अकेली स्कूल जाती थी, मैं उसे बहुत समझाया करती थी, ना वो किसी से बात करे, ना किसी के कहने पर रुके, बल्कि सीधा स्कूल से घर वापस आया करे। मैं मजबूर थी, काम की वजह से मैं खुद उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी, और अगर उसे छोड़ने या लेने जाती तो काम छोड़ना पड़ता। ये पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी जगह मजबूर होकर रह गई थी, और इसी बात ने मुझे आधा पागल कर दिया था कि मैं उसे ढेर सारी एडवाइस दिया करती थी कि वो मेरी बात पर परेशान हो जाती। कहती कि माँ, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? आपने मुझे मजबूत बनाया है। किसी ने अगर मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। ये बात सच थी कि मैंने उसे मजबूत बनाया था, लेकिन जो बात मेरे दिल में छुपी हुई थी वो उसे कैसे पहचानती? बस मुझे यही डर था कि अगर उसके असली परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई मेरी बेटी ही है, मैं तो उजड़ जाऊंगी। एक दिन मैं काम से वापस आई तो मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग खामोश हो गया था। कहने लगी कि माँ, वो अमीर लड़का मेरे स्कूल के अंदर आ गया था और मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। उसने मेरी सहेलियों से मेरे घर का पता पूछ लिया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना। अब मैं डरती हूँ कि कहीं वो घर तक ना पहुंच जाए। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं भी रोने लगी कि अब मेरी उम्र भर की कमाई मेरे हाथों से फिसलने वाली थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन मैं रुक गई कि पहले जान लूं वो इंसान कौन है। अगर वो कोई और निकला तो उसे मैंने कह दिया कि बस अब तुम इंटर की परीक्षा और दे दो, उसके बाद तुम कॉलेज में एडमिशन मत लेना, और मैं भी काम पर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उसने मेरी बात मान ली। वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं उसे ढेर सारी तसल्लियां दे रही थी और खुद उसे स्कूल छोड़कर आई थी, तो कचरा चुनने के दौरान भी मेरा ध्यान उस पर लगा रहा, कहीं वो उसे ढूंढ तो नहीं रहा। उसने मुझे बताया था कि वो अमीर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये कोई और इंसान ना हो जो मेरी बेटी की खूबसूरती देखकर उसके पीछे लग गया हो। मैं जब उसके एग्जाम सेंटर पर पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि वो तो एग्जाम खत्म होते ही घर जा चुकी है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि सुबह जो मेरी बेटी कह रही थी कहीं वो सच तो नहीं होने वाला। मैं जैसे ही दौड़कर घर पहुंची तो वो अमीर लड़का मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और वो चीख कर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरी नज़र उस अमीर लड़के के चेहरे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए कि ये तो उसे तस्वीर वाले बिजनेसमैन का बेटा है। मैं इसके पिता के साथ साथ इसे भी जानती थी, बल्कि पूरा शहर इसे जानता था। मैं जल्दी से दौड़कर घर के अंदर गई, उसे जोरदार धक्का दिया और अपनी बेटी को जल्दी से उसके चंगुल से छुड़ाया। वह मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था, मगर मैंने उसे रोक दिया और कहा कि तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं है। तुम्हें पता है कि इस लड़की का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? उसने कहा कि यह बुढ़िया, तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना अमीर हूँ। बस तुम्हारी बेटी पर मेरा दिल आ गया। काफी समय से इसकी तलाश में हूँ। बस एक बार इसकी इज्जत खराब करना चाहता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने कहा, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। वह हंसने लगा और कहने लगा कि हटो मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने जल्दी से अलमारी से वो लॉकेट निकाला और जो तस्वीर मैंने उसमें से निकाल कर रख दी थी उस तस्वीर को उसमें लगा दिया और उसे कहा कि ये देखो, ये लॉकेट। जब वो लॉकेट मैंने अपने हाथ में लहराया तो उस लॉकेट को ध्यान से देखने लगा और उसने अपनी गर्दन पर नजर डाली। उसने भी एक ऐसा ही लॉकेट अपने गले में पहना हुआ था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये बिजनेसमैन का बेटा है। उसने कहा कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने कहा कि कई सालों पहले ये लड़की जब मुझे मिली थी तब इसके गले में ये लॉकेट था। उसने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। नेहा भी अनजान नजरों से कभी मुझे देख रही थी तो कभी लॉकेट को। अगर नेहा सच में इस बिजनेसमैन की बेटी थी तो ये लड़का उसका सगा भाई था
और भाई होते हुए वो अपनी बहन की इज्जत पर हाथ डालने जा रहा था। अब मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसके और नेहा के सामने सारी सच्चाई खोल दूं। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस तस्वीर में मौजूद आदमी तुम्हारे पिता हैं। लेकिन जब नेहा के गले में मौजूद ये लॉकेट मैंने देखा था, तब मैंने यही सोचा था कि नेहा भी इस इंसान की बेटी है। मगर मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये मेरी बेटी है, इसे मैंने पाला है, लेकिन जन्म नहीं दिया, क्योंकि ये मुझे कचरे के ढेर से मिली थी। ये सुनकर उस लड़के के होश उड़ गए। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सच्चाई सामने आते ही मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी थी।